भारतीय वास्तुकला की इस कड़ी में हम विज्ञान और वास्तुकला को समझने की राह में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पिछली कड़ी में हमने विभिन्न प्रकार की बसावटों को समझा। आज हम भारत में सबसे आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोजों में से एक धौलावीरा के बारे में बात करेंगे। धौलावीरा प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा है। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी और दूसरी सहस्त्राब्दी के मध्य आबाद रहे धौलावीरा का इतिहास लगभग 1500 वर्षों का है। धौलावीरा शहर की वास्तु योजना में ज्यामिति का उपयोग किया गया था। हम इस कड़ी में यहाँ की सड़कों, जल प्रबंधन प्रणालियों, दुर्ग निर्माण और सामग्रियों के कुशल प्रयोग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नजरिए से समझेंगे। आज हम पहुंच गए हैं गुजरात राज्य के कच्छ जिले के एक गांव खडीर बेट में। यही है धौलावीरा की प्राचीन साइट। हमें यहाँ के परिदृश्य में नाटकीय ढंग से बदलाव दिखता है। झाड़ीदार जंगल और खेतों से होकर हम इस प्राचीन साइट पर आए हैं। रास्ते में हमने नमक के शानदार खेत देखे। लगभग 10,000 से भी पहले हुई विवर्तनिक गतिविधियों के कारण ही शायद समुद्र के पीछे हटने के कारण ये अस्तित्व में आए होंगे। हम रण से आगे बढ़ते हुए खडीर बेट तक पहुंचे हैं। ये क्षेत्र भारत के बड़े अंतर्देशीय द्वीपों में से एक है। कई भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ अतीत में विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियां रही हैं। अध्ययनों से पता चला है कि रण तकरीबन 3000 सालों तक 10 मीटर गहरे पानी के नीचे रहा होगा। अतीत में ये क्षेत्र उथले समुद्र में एक द्वीप के रूप में उपयोगी रहा होगा। हालांकि ये पता नहीं चला कि लोगों ने मुख्य भूमि की बजाय बसने के लिए एक द्वीप को क्यों चुना, क्योंकि तुलनात्मक रूप से भूमि पर खेती सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता अधिक सहज थी। कभी कभार ये अनुमान लगाया जाता है कि धौलावीरा एक सक्रिय बंदरगाह रहा होगा। संभवतः रण का क्षेत्र नौवहन जल निकाय के तौर पर काम कर सकता था, जिससे खाड़ी देशों के साथ विदेशी व्यापार के लिए सुरक्षित बंदरगाह के रूप में ये उपयोगी होगा। आज भी मानसून के दौरान समुद्री जल के भराव से खडीर बेट का संबंध भारत की मुख्य भूमि से कट जाता है। गर्मी की तपन से पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिसके बाद रण में नमक ही शेष बचता है। धौलावीरा खडीर बेट के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। धौलावीरा आने पर सुनसान सड़कों का अचानक से फैलाव दिखाई देता है। धौलावीरा की खोज हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े स्थलों में से एक के रूप में की गई है। ये क्षेत्र हड़प्पा घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसके समकालीन सभ्यताओं में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थीं। इन सभ्यतावासियों के आपस में अच्छे व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं शहरों के सुनियोजित निर्माण के लिए प्रसिद्ध थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन अधिकांश क्षेत्र अब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सैकड़ों हड़प्पा स्थलों की खुदाई की, जैसे हरियाणा में राखी गढ़ी, प्राचीन बंदरगाह शहर लोथल और धौलावीरा। उन्नीस में भारत में धौलावीरा की खोज तब हुई थी जब सिंध से कच्छ तक हड़प्पाओं के भूमि मार्ग को खोजने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर उत्खनन 1990 में शुरू किया गया था। धौलावीरा की प्रत्येक परत अपने में अनेक राज छुपाई थी। यहाँ हुए उत्खनन से इस साइट के महत्व से दुनिया को परिचित कराया गया। 1000 सालों से अधिक समय तक दफन रहा ये शहर दुनिया में पाए जाने वाले सबसे अच्छे संरक्षित शहरों में से एक था। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहरों में से एक है। 5 शहर पाकिस्तान में हैं और 2 शहर भारत में, जिनमें मोहनजोदड़ो शहर को सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। जहां तक धौलावीरा की बात की जाती है तो इस अनोखे शहर ने
हड़प्पा सभ्यता में नए आयाम जोड़ दिए हैं। इस शहर के अध्ययन से हमें हड़प्पा सभ्यता के उदय और पतन का प्रमाणित इतिहास मिलता है, जो लगभग 1500 वर्ष की अवधि का है। जब हम धोलावीरा के मुख्य शहर की ओर बढ़ते हैं तो इस क्षेत्र के आसपास निर्मित रहे भव्य जलाशयों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धोलावीरा अपने समय में जीवंत और सुंदर शहर रहा होगा। हड़प्पा वासियों ने संभावित रणनीतिक परिदृश्य को देखते हुए धोलावीरा के लिए इस स्थान को चुना होगा। इसके अलावा समुद्री व्यापार और यहाँ के पर्यावरण पर भी विचार किया होगा। खडीर का द्वीप बैरंग सा और कम बारिश वाला है, इसलिए किसी भी सभ्यता को विकास के लिए ये आवश्यक था कि वो यहाँ पर पानी की हर बूंद को भंडारित करें। सबसे पहले तो यह एक बहुविभाजित शहर है, जिसमें 3 मुख्य विभाजन हैं: दुर्ग, मध्य शहर और निचला शहर। मुझे लगता है कि यह एकमात्र शहर है जहां हम स्पष्ट रूप से हड़प्पा योजना के 3 अलग अलग भाग को पहचान सकते हैं। और दूसरा पहलू है पानी के जलाशयों की व्यापक श्रृंखला, जो विशेष रूप से दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी शहरों पर उपलब्ध है। शहर के अभिन्न अंग के रूप में इन्हें शहर की सुरक्षा दीवारों के अंदर बनाया गया था। ये कोई संयोग नहीं था कि धोलावीरा मनहर और मनसर नामक 2 मानसून चैनलों के मध्य में स्थित था। शहर का लैंडस्केप दक्षिण की ओर ढलानदार था, जिससे ये क्षेत्र कृत्रिम बांधों और जलाशय के लिए बहुत उपयुक्त था। धोलावीरा की मुख्य विशेषता के रूप में यहाँ पर एक पूर्ण विकसित शहर के परिदृश्य को देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत दुर्ग, एक मध्य शहर, एक निचला शहर और जलाशयों की एक श्रृंखला से घिरी समारोह भूमि निर्मित थी। चारों ओर से ये सभी एक विशाल 4 दीवारी से घिरे हुए थे। सिंधु घाटी शहरों में से कई शहर एक दूसरे से हजारों किलोमीटर के फासले पर थे, तो फिर इन सभी को क्या चीज आपस में जोड़ती थी? किस प्रकार हम इन्हें एक ही सभ्यता का हिस्सा मान सकते हैं? असल में पुरातत्वविदों द्वारा धोलावीरा की प्रत्येक परत को हटाने के साथ कुछ रोचक तथ्यों का पता चला, जिनमें शहर के नियोजन की एकरूपता, सीवेज के साथ बेहद उन्नत शहर योजना और पत्थरों को तराशने और चमकाने की तकनीक शामिल है। इन शहरों में से प्रत्येक में शहर नियोजन की समानता देखी गई। धोलावीरा में सबसे शानदार खोज शहर के 3 अलग अलग क्षेत्र के रूप में थी। एक क्षेत्र दुर्ग का था, जहां सत्तारूढ़ राज परिवार एवं कुलीन लोग रहा करते थे, और शहर के मध्य और निम्न क्षेत्र में शेष आबादी रहती थी। धोलावीरा के शहर क्षेत्र को एक ग्रिड पैटर्न में विभाजित किया गया था। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सिंधु घाटी के कई अन्य शहरों की तरह यहाँ भी कस्बों का आकार एक समान त्रिभुज जैसा था। धोलावीरा शहर में गणितीय परिशुद्धता के साथ नियोजन और वास्तुकला के सिद्धांतों का उपयोग किया गया था। जब आंतरिक कोनों को शहर की उत्तरी रक्षा दीवारों के उत्तर पश्चिम की लंबाई और पश्चिमी दिशा के साथ उत्तर दक्षिण में मापते हैं, तो इनका माप क्रमशः 771.1 मीटर और 616.85 मीटर आता है, जिसका अनुपात 5:4 का है। इसी प्रकार शहर के अन्य हिस्सों में भी आश्चर्यजनक अनुपात और समानुपात को देखा जा सकता है। यदि महल की बात करें तो इसकी आंतरिक दीवारें 114 मीटर लंबी और 92 मीटर चौड़ी हैं, जो कि एक समान अनुपात को बनाए रखती हैं।
बाह्य दीवारों की माप 151 मीटर और 118 मीटर है, जिनका अनुपात फिर से 5:4 है। शहर के विभिन्न हिस्सों के अनुपात अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए दुर्ग प्राचीर का अनुपात 1:1 के साथ 1 वर्ग के समान है। मध्यम शहर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:6 है और समारोह स्थल का अनुपात 6:1 है। इन अनुपातों से हम उस युग में वास्तुकला और गणित की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। इसके अलावा शहर की मुख्य सड़क से लगने वाली सड़कों की चौड़ाई निश्चित थी। मुख्य सड़क 9 मीटर चौड़ी थी। अधिकतर घरों के बाहर की सड़कों की लंबाई 1.5 से 5 मीटर थी। यह बहुत दिलचस्प है कि हमारे वास्तुशिल्पियों में से एक में लिखे हुए अनुपात जो संस्कृत में है और लगभग 3000 साल पुराना है, वही अनुपात हमें धौलावीरा शहर की योजना में मिली। हमने यहाँ धौलावीरा के इतिहास को जाना। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम धौलावीरा के इतिहास को और ज्यादा करीब से जानेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम यहाँ बात कर रहे थे धौलावीरा के इतिहास के बारे में। इस कड़ी में हम धौलावीरा की सभ्यता को समझेंगे और अनसुलझे तथ्यों को भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब धौलावीरा की निर्माण सामग्री की बात करते हैं। भवनों और सामग्रियों के सुधार को देखते हुए धौलावीरा काल की सिविल इंजीनियरिंग की क्षमता का पता चलता है। धौलावीरा में इमारतों को धूप में सूखी मिट्टी की ईंटों, पत्थरों और लकड़ी से बनाया गया था। ईंटों को मापने पर पता चलता है कि ये ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई के संदर्भ में 1, 2 और 4 के अनुपात को प्रदर्शित करती हैं। इस स्थान पर घूमने के दौरान हमने देखा कि ईंटों की कई इमारतें वास्तव में पत्थर से ढकी हुई थीं। पुरातत्वविदों ने भी उत्तरी गेट के कक्ष में एक लकड़ी के बोर्ड में सबसे बड़ा हड़प्पा अभिलेख पाया है। अपारदर्शी ग्लास के टुकड़े से बने प्रत्येक शिलालेख या चिन्ह की लंबाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है। हड़प्पा के शिलालेख को पढ़ा तो नहीं जा सका है, लेकिन पुरातत्वविद का मानना है कि यह दरवाजे पर लगा साइन बोर्ड था, जिसमें इस बसावट के लिए एक निश्चित नामावली का उल्लेख था। धौलावीरा में दुर्ग की दीवारों में 17 द्वार मिले हैं। इनमें से सबसे विस्तृत द्वार गढ़ की पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर की ओर स्थित दीवारों में है। यहाँ पर पीले और झालर युक्त बलुआ पत्थरों से निर्मित खंड और मूर्ति सदृश निर्माण कार्य भी देखे गए हैं। धौलावीरा का ये मैदान, जो कि 47 मीटर चौड़ा और 283 मीटर लंबा है, इसका अनुपात 1:6 है। ये एक और उल्लेखनीय सीढ़ीदार संरचना है, जिसका उपयोग सामुदायिक समारोहों, खेल या बाजार के रूप में होता होगा। अब इस शहर की अनूठी जल प्रबंधन क्षमता को समझते हैं। धौलावीरा शहर के योजनाकारों ने महसूस किया होगा कि एक सभ्यता के विकास का सबसे अच्छा तरीका पानी को समझदारी से प्रबंधित करना है। उनकी यही सोच इस शहर के उपयोग के लिए एक जटिल जल प्रणाली के विकास में सहायक साबित हुई होगी। उन्होंने वर्षा जल के भंडारण के लिए इस सूखे क्षेत्र में एक आसान सी लेकिन शानदार प्रणाली विकसित की, जिससे पानी के द्वारा जीवन को गति मिलती रहे।
इससे वो बारिश के पानी पर कम निर्भर हो गए। उन्हें भूजल से भी कोई विशेष उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने चट्टानों को काटकर विशाल जलाशयों की एक जटिल जल प्रणाली का विकास किया होगा। उन्होंने 16 विशाल जलाशयों का निर्माण किया। इसमें लगभग 2.5 लाख घन मीटर पानी को भंडारित किया जा सकता था। इस मात्रा के आधार पर एक साधारण गणना से पता लगता है कि शहरी नियोजनकारों ने 15,000 निवासियों के लिए प्रतिदिन 54 लीटर पानी के हिसाब से इस जलाशय का निर्माण किया होगा। हम जानते हैं कि आज कच्छ बहुत निर्जल क्षेत्र है। ये एक रेगिस्तान है, एक चट्टानी रेगिस्तान। पूरे कच्छ में बारिश हमेशा ही बहुत अनियमित रही है, इसलिए यहाँ अकाल भी आम है। यही कारण है कि हड़प्पा वासियों ने शहर के सभी तीनों पक्षों पर जलाशयों की एक व्यापक श्रृंखला बनाई। तो हम ये कह सकते हैं कि वे बहुत अच्छे पानी के अभियंता थे और धौलावीरा शहर उसका सबसे सुविख्यात उदाहरण है। उन्होंने योजना इस तरह बनाई थी कि बारिश के पानी की एक भी बूंद बर्बाद न हो। वे हर बूंद को सहेजकर उसे अपने जलाशयों में संरक्षित करना चाहते थे। इन जलाशयों में से कुछ को ठोस चट्टानों से काटकर बनाया गया था। कुछ जलाशयों में पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं, ताकि लोग आसानी से पानी तक पहुंच सकें। कई जलाशयों के फर्श में गड्ढे और कुंड बनाए गए थे, जिससे सूखे वर्षों में भी उनमें पानी उपलब्ध रहे। धौलावीरा को ऊपरी और निचले शहर में विभाजित किया गया था। ऊपरी शहर निचले हिस्से से 13 मीटर ऊपर स्थित था, जिसके कारण ऊपरी जलाशय बाद में भरते थे। दिलचस्प बात यह है कि रोमन वासियों के बहुत पहले हड़प्पा वासियों ने पानी को जलाशयों से शहर के मध्य तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक ढलान का उपयोग करना सीख लिया था। इस काम के लिए कृत्रिम जलमार्गों यानी नालियों का निर्माण किया गया था। पानी की उपलब्धता से धौलावीरा के लोगों को पूरे वर्ष फसल उगाने की सुविधा मिली होगी, जिनका कारोबार यहाँ से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर स्थित मेसोपोटामिया तक समुद्र मार्गों के माध्यम से किया जाता था। धौलावीरा में एक विशाल बावड़ी भी खोजी गई है। ये 73.4 मीटर लंबी, 29 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। इसका आकार मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार से 3 गुना बड़ा है। ये इस क्षेत्र में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जल संरचना है। दुर्ग के शीर्ष पर तीव्र जल निकास के एक व्यापक नेटवर्क का उत्खनन किया गया है। इसे ये सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था कि गढ़ के अंदर कभी कोई बाढ़ न आए और अतिरिक्त पानी जलाशयों में जा सके। धौलावीरा के घरों में भी अलग अलग जल निकासी की व्यवस्था थी, जो सभी एक सामान्य सीवरेज टैंक में खाली होते थे। विडंबना यह है कि हजारों साल पहले हड़प्पा में ताजे पानी की हर एक बूंद को एकत्र और संग्रहित करने की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में धौलावीरा में ऐसी कोई प्रणाली दिखाई नहीं देती है। धौलावीरा के भीतर एक और दिलचस्प स्थल है। यहाँ एक विशाल वृत्तीय संरचना मिली है, जो एक कब्रिस्तान हो सकता है। अन्य हड़प्पा स्थलों के विपरीत, जहाँ मृतकों के सिर उत्तर की ओर हैं, यहाँ कब्रें पूर्व दिशा में मिली हैं, तो कुछ कब्रें उत्तर पूर्व दिशा में भी थीं। हालांकि सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि लगभग सभी कब्रें खाली हैं। हालांकि इन सभी में मूर्तियां, मोती और अन्य वस्तुएं मिली हैं। एक संभावना यह भी है कि ये कब्र न होकर केवल स्मारक थे। यहाँ पर 7 गोलार्धिक निर्माण भी पाए गए हैं। कई लोगों का मानना है कि ये कब्रिस्तान होंगे। कुछ मायनों में वो सांची के शुरुआती बौद्ध स्तूप जैसे लगते हैं। वास्तव में इन संरचनाओं में से एक को पहिए के रूप में बनाया गया था। जब हम धौलावीरा में थे, तब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन गोवा में कार्यरत संस्था राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की एक टीम यहाँ शोध कार्य कर रही थी।
ये टीम यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित धौलावीरा दुर्ग के दूसरे किनारे पर बंदरगाह के साक्ष्य को खोजने के लिए सर्वेक्षण का काम कर रही थी। एको मशीन और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हुए शायद ये वैज्ञानिक व्यापार लिंक की खोज करने के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। पुरातत्वविदों ने उत्खनन करके यहाँ हजारों आकर्षक कलाकृतियों को खोजा है। इनमें मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां और जानवर, लापीस लजुली के मनके, सोने, चांदी और सीपें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ खोजी वस्तुओं में हड़प्पा की छापों में बैल, गेंडों और अन्य जानवरों के चित्र प्रदर्शित हैं। चरण 1 की शुरुआत से ही हमने पाया कि कैसे तांबा वहां पर पिघलाया जाता था। इसके अलावा हमें कुछ और उपकरण भी मिले और वहां मनका बनाने वाले उद्योग थे। तो हड़प्पा वासियों द्वारा मोती और सीप वस्तुओं का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। कई अन्य हड़प्पा शहरों की तरह धौलावीरा की पूरी योजना को खगोलीय विचारों के आधार पर नियोजित किया गया था। हालांकि हड़प्पा पत्थर की संरचनाओं में किसी भी खगोलीय अभिप्राय के शामिल होने संबंधी प्रमाण के लिए और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। ईसा के 1800 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक रिकॉर्डों से धौलावीरा गायब हो गया था, जिससे पता लगता है कि उस समय ये सभ्यता अंत की ओर थी। विशेषज्ञों का मानना है कि धौलावीरा का अस्तित्व घग्गर नदी के पानी पर आधारित था, जिससे जलाशयों को भरा जाता था। एक शक्तिशाली भूकंप ने नदी के मार्ग को गंगा बेसिन की तरफ अधिक झुका दिया होगा, जिससे धौलावीरा क्षेत्र ऊंचा उठकर सूख गया होगा। विशाल जलाशयों में धीरे धीरे मिट्टी भर गई, जिससे ये क्षेत्र उजड़ गया था।